हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले एमडी मशीन डिज़ाइन का 2 का पार्ट में से डिज़ाइन ऑफ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग मैं ये जो सारी पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अभी कि आज के जो बेरिंग का टॉपिक है उसमें हम लोग कवर क्या क्या करने वाले हैं। आज के टॉपिक में जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग के जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि उसका लुब्रिकेंट है, उसकी लुब्रिकेंट्स टाइप्स, प्रॉपर्टीज, फिर उसको कैसे हम लोग सिलेक्ट करते हैं, फिर उसमें कौन से 2 टाइप के लुब्रिकेंट्स यूज होते हैं और वो कैसे स्टेट्स में वहाँ पे वर्क करते हैं, फिर जो इक्वेशंस है जो जिसके हेल्प से हम लोग उसको डिराइव करेंगे और फिर पूरी बेरिंग हम लोग डिज़ाइन करना सीखेंगे। इस तो हम लोग चालू करते हैं अभी क्लासिफिकेशन से। तो क्लासिफिकेशन में हम लोग बेयरिंग का क्लासिफिकेशन 3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो कौन से फोर्स उस पे एक्ट हो रहे हैं, उसका नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट कैसा है, या फिर उसका लेयर ऑफ लुब्रिकेंट है वो कैसा है। तो फोर्स के अंदर हम लोग 2 टाइप्स आते हैं हमारे। एक रेडियल यानी जो शाफ्ट के से परपेंडिकुलर बाहर निकल रहे हैं, मतलब जो वो सारे फोर्सेस इस हिसाब से लग रहे हैं, या फिर आइदर इनवर्ट डायरेक्शन में, उसको बोलेंगे रेडियल। थ्रस्ट बेरिंग कैसी होती है कि अगर आपकी शाफ्ट खड़ी है और आपका जो फोर्स आ रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन का है, मतलब ये जो उसकी नीचे कॉन्टेक्ट सरफेस होगी उस पर फोर्स आएगा। जैसे कि ये हमारी शाफ्ट ले लो, तो अगर इसमें जो फोर्स आ रहा है वो ऐसे नीचे आ रहा है, मतलब आपकी जो बेरिंग है वो ये सरफेस और ये सरफेस, ये दोनों सरफेस के बीच में इसको रोटेशन मोशन प्रोवाइड करवाना। तो ऐसे केस में जो आपका जो फोर्स लगेगा वो थ्रस्ट फोर्स लगेगा। और रेडियल फोर्स कैसा होता है, फॉर एग्जांपल हमने ये ले लिया, ओके, और ये दो मैटिंग पार्ट्स है, तो 2 मैटिंग पार्ट्स के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो ऐसी जगह पे रेडियल, मतलब आपका जो फोर्स लग रहा है इस पे वो ये डायरेक्शन में लग रहा है, शाफ्ट से परपेंडिकुलर। तो ऐसे केस में उसको बोलेंगे रेडियल लोड। और अगर आपका जो फोर्स लग रहा है वो अलोंग द एक्सिस लग रहा है तो उसको हम लोग थ्रस्ट बेरिंग बोलेंगे। देन आफ्टर नेचर ऑफ कांटेक्ट, अभी नेचर ऑफ कांटेक्ट के हिसाब से हम लोग ने बेरिंग को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ है। एक स्लाइडिंग कांटेक्ट और दूसरा है रोलिंग कांटेक्ट। तो इस लेसन में हम लोग अभी ये वीडियो में पढ़ने वाले स्लाइडिंग कांटेक्ट के बारे में। रोलिंग कांटेक्ट के पूरा अलग से वीडियो आएगा जिसमें हम लोग सिर्फ रोलिंग कांटेक्ट कैसे बनाई जाती है, उसके कितने टाइप्स होते हैं वो सब देखेंगे। अभी मेन जो स्लाइडिंग कांटेक्ट बेरिंग होता है उसमें कैसा होता है कि उसके बीच में जो 2 पार्ट होते हैं वो कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से रब करते हैं। तो वहाँ पे लुब्रिकेशन की ज़रूरत बहुत रहती है। तो वहाँ पे हम लोग जो लुब्रिकेशन के हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन करते हैं 4 टाइप में करते हैं, जिसमें से थिक फिल्म, थिन फिल्म, ज़ीरो फिल्म और हाइड्रोस्टेटिक। अभी ये तीनों में, ये चारों में डिफरेंस क्या है, इसमें से हाइड्रोस्टेटिक वाले उसको भी साइड में रख देते क्योंकि वो काफ़ी अलग कॉन्सेप्ट रहेगा। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं थिक फिल्म। थिक फिल्म मतलब कैसा कि अगर आपकी शाफ्ट और आपकी समझ लो ये बेरिंग है, ये आपकी शाफ्ट है और ये आपका बेरिंग है। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है वो जब भी उसके बीच में अगर लुब्रिकेंट डाला हुआ है आपने तो ये एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। ऐसा डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं आएगा तो उसको बोलेंगे थिक फिल्म। अगर डायरेक्ट कांटेक्ट आ जाता है मतलब पूरा का पूरा ऐसा दोनों एक दूसरे से मैटिंग है, जहाँ पे फोर्स आ रहा है वो फोर्स वाला कांटेक्ट में है एक दूसरे से, तो उससे बोलेंगे लोग जीरो फिल्म। और अगर वो कंपोनेंट हमारा इस हिसाब से मतलब थोड़ा बहुत टच कर रहा है बट पूरा का पूरा लोड उसमें से नहीं जा रहा, तो उसको हम लोग बोलेंगे जो थर्ड टाइप था वो थिन फिल्म। तो ये हमारे 3 समझ में आ गए कॉन्सेप्ट। और अभी जो हमने ये जो चौथा वाला था जिसको हमने साइड में रखा, अभी इसमें कैसा होता है कि एक्चुअल में यहाँ पे कोई कांटेक्ट होता ही नहीं। जो अगर आपकी जो ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट और इसके बीच में कभी कहीं पे भी कभी भी इसमें कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा, हर जगह पे जगह रहेगी। और ये जो जगह रहेगी वहाँ पे हम लोग एक्सटर्नल प्रेशराइज एयर या फिर ऑयल को सर्कुलेट करते हैं, जिसकी वजह से आपकी शाफ्ट और आपका जो स्लाइडिंग बेरिंग है या फिर जिसको हम लोग जर्नल या बेरिंग बोल सकते हैं, तो वो चीज कभी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं आती है। तो ये हाइड्रोस्टेटिक भी समझ में आ गया। अभी आपको माइंड में ऐसा कुछ आ रहा होगा कि अगर इसमें भी कांटेक्ट नहीं आ रहा, थिन फिल्म में भी आ रहा है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। थिक फिल्म और हाइड्रोस्टेटिक में अगर दोनों में कांटेक्ट में नहीं आ रहा शाफ्ट और बेरिंग, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो बेरिंग दोनों में ये डिफरेंस ये रहता है कि अगर आपका जो थिन फिल्म रहेगा
तो उसमें आपका जो एक बार अंदर लुब्रिकेंट डाला है उसको चेंज नहीं किया जाता या फिर वो सर्कुलेट नहीं होता। जबकि हाइड्रोस्टेटिक में क्या होता है कि जो भी आपका फ्लूइड होगा वो उसके अंदर ऐसे सर्कुलेट होता रहेगा और उसको जरूरत पड़ने पे बाहर से आउटवर्ड सप्लाई भी करते हैं और उसको निकाला भी जा सकता है। मतलब आपका जो लुब्रिकेंट वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। इसको हाइड्रोस्टेटिक बोलते हैं। भी कोई भी लुब्रिकेंट हम लोग स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग में हमको लुब्रिकेंट तो चाहिए ही चाहिए। तो अगर लुब्रिकेंट हम लोग चाहिए तो लुब्रिकेंट की क्या बेसिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि कोई भी लुब्रिकेंट है तो वो सबसे पहला न्यूटन्स लॉ फॉलो करना चाहिए जो विस्कोस फ्लो का, वरना वो उसमें से उसकी कैलकुलेशंस हम लोग नहीं कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट है वो कि जो प्रेशर कांटेक्ट थ्रू आउट द फिल्म वो थिकनेस के हिसाब से वेरी नहीं करना चाहिए। मतलब जैसे हमने देखा कि हमारा जो जर्नल और बेरिंग, ये जो जर्नल और बेरिंग रहेगा तो इन दोनों के बीच में जो गैप है तो कहीं पे गैप ज्यादा है कहीं पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है यहाँ पे कम है। तो उसके हिसाब से वो जो उसका इसके बीच में जो हमने जो लुब्रिकेंट डाला है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। उसके अंदर जो प्रेशर है थ्रू आउट द सिस्टम सेम रहना चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट है कि इनकम्प्रेसिबल लुब्रिकेंट होना चाहिए। मतलब अगर आपका कोई भी लुब्रिकेंट है कोई भी कंपनी तो वो कंप्रेस नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर आप एयर ले लोगे एज ए लुब्रिकेंट तो वो कंप्रेस हो जाएगा। तो वैसे केस में हमको एयर को भी इनकम्प्रेसिबल लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि काफी सारी ऐसी बेरिंग आती है जिसको हम लोग एयर बेरिंग्स बोलते हैं जो काफी एडवांस लेवल पे यूज होती है। मतलब उसमें कैसा होता है जैसे हाइड्रोस्टेटिक होता है उसको हाइड्रोडायनेमिक बेरिंग्स बोलते हैं। तो उसमें सेम होता है कि आपकी जो शाफ्ट रहेगी उसके बाहर हाफ कवर रहेगा और यहाँ से एक थ्रू आउट पाइप आएगी बाहर से जहाँ से प्रेशराइज एयर आएगी और वो एयर के लिफ्ट फोर्स की वजह से वो शाफ्ट बैलेंस होगा और रोटेट होगा। तो वो अपने सिलेबस में नहीं, इसलिए वो हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं देखने वाले, पर ये तो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया। फिर फोर्थ पॉइंट है वो है हमारा कि जो उसकी विस्कोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए थ्रू आउट द फिल्म। जैसे हमने आगे देखा कि उसकी थिकनेस के हिसाब से जैसे उसका प्रेशर वेरी नहीं होना चाहिए, सिमिलरली उसकी विस्कोसिटी भी वेरी नहीं होनी चाहिए। और एक बात कि अगर कोई साइड लीकेज हो रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकल यूजेज में हम लोग काफी सारी चीजें जो होती है जो कैलकुलेशन के लिए हम लोग निग्लेक्ट करते हैं और उसके लिए लास्ट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग ऐड कर देते हैं। तो इसमें जो हमारा जो फ्लो में जो लीकेज आता है लुब्रिकेंट का, उसको हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये 5 चीज हम लोग को लुब्रिकेंट के लिए करना है। सेकंड, अभी लुब्रिकेंट के टाइप्स कितने होते हैं? तो लुब्रिकेंट्स के बेसिकली 3 टाइप होते हैं। ये 3 टाइप में जैसे बेसिक मटेरियल होता है कोई भी तो गैस, लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में होता है। तो जैसे ही लुब्रिकेंट है तो वो 3 फॉर्म में आता है, सॉलिड, सेमी लिक्विड और लिक्विड फॉर्म। अभी ये तीनों में डिफरेंस क्या है कि अगर लिक्विड फॉर्म में होगा तो वो जो होगा वो इजीली मूव कर पाएगा। और जैसे अपना ऑयल रहता है या फिर कोई भी लिक्विड फॉर्म में, मतलब कोई भी फ्लूइड ले लो तो सारे हम लोग लिक्विड में कंसिडर कर सकते हैं। और सॉलिड में कैसे कैसे छोटे छोटे मटेरियल्स, मतलब जैसे पाउडर्स होते हैं, जैसे हम लोग कैरम खेलते हैं तो हम लोग पाउडर डालते हैं ऊपर क्योंकि उसमें हमको फ्रिक्शन नहीं चाहिए, तो उसकी वजह से हम लोग बीच में वो डालते हैं। पर वो कैसा होता है सॉलिड पाउडर, मतलब छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं जो एकदम गोल गोल होते हैं स्पेरिकल फॉर्म में, जिसकी वजह से उसको थ्रू आउट द सर्फेस पूरा स्मूथ कर देते हैं। और जो थर्ड टाइप हमने जो बीच में देखा स्किप किया वो था सेमी लिक्विड। अभी ये कैसा होता है कि जैसे ग्रीस ग्रीस अगर आपने देखा हो तो ठीक है, अगर नहीं देखा और आपको विजुअलाइज करना है तो आपने ठंडी के सीजन में घी को देखा होगा ना कैसे जम जाता है पूरा। ऐसे तो वो लिक्विड रहता है पर ठंडी में के सीजन में जम जाता है, तो उसकी वजह से कैसा होता है कि उसकी एक पतली सी लेयर हो जाती है, मतलब जो दबाने पे पूरा लिक्विड जैसा बिहेव करती है, पर एक्चुअली में वो होता सॉलिड कि अगर आप उसको पकड़ना हो तो पकड़ सकते हैं। तो वो कैटेगरी में आता है, सेमी लिक्विड कैटेगरी में ग्रीस आता है। और सॉलिड कैटेगरी में उसका एग्जांपल है जैसे कैरम पाउडर है, फिर ग्रेफाइट है, या फिर उसको स्नेल पाउडर भी आता है इसके सिवा और एक। तो वो सब सॉलिड लुब्रिकेंट्स में आते हैं। पर अपना जो बेरिंग के लिए यूज होता है वो मेनली ग्रेफाइट यूज होता है एज ए सॉलिड लुब्रिकेंट। सेकंड सेमी सॉलिड में ग्रीस और उसमें विस्कस ऑयल यूज होता है। अभी फंक्शन क्या रहेगा, लुब्रिकेंट हम यूज तो कर रहे हैं पर क्यों यूज कर रहे हैं? तो उसके 2 फंक्शन है। एक तो कि अपने को फ्रिक्शन कम करना है जिससे हमारा जो लॉस होता है हीट लॉस वो कम होगा। और दूसरा जो हीट, मतलब ये हमारी जो जर्नल है, जर्नल या शाफ्ट। अभी मैं ये टर्म यूज कर रहा हूँ जर्नल काफी समय से, पर आपको उसमें कंफ्यूजन होगा कि जर्नल होता क्या है। तो मतलब स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बेरिंग होती है, उसमें जो बीच वाला जो पोर्शन होता है जो डायरेक्ट शाफ्ट के साथ माउंट होता है या फिर शाफ्ट,
जो स्लाइड कर रही है वो बेरिंग, जो ये वाला बाहर वाला बेरिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, ये वाली सरफेस को, तो इसके साथ जो बाहर वाला है उसको बेरिंग बोलते हैं, तो अंदर वाले के लिए कुछ नाम होगा ना, तो वही नाम उसको हम लोग बोलते हैं जर्नल। ओके, और वही जर्नल, और जब रोटेट करेगा और यहाँ पे नो डाउट हमने फ्रिक्शन कम किया लुब्रिकेंट से, बट फ्रिक्शन तो होगा ना फिर भी, तो उसकी वजह से हीट जनरेट होगी। तो अपना लुब्रिकेंट का काम ये भी होना चाहिए कि जो भी हीट जनरेट हो रही है वो उसको कैरी करके बाहर बेरिंग के अंदर सप्लाई कर दे, तो जिसकी वजह से बेरिंग से हम लोग एटमोस्फियर में या फिर आर्टिफिशियल कूलिंग से हीट रिमूव कर सकते हैं। ये हो गई हमारे फ्रिक्शन फंक्शंस ऑफ लुब्रिकेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज के, इसमें प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए लुब्रिकेंट्स की। तो एक तो विस्कस होना चाहिए, उसका विस्कोसिटी इंडेक्स, मतलब अगर हम मार्केट में जैसे परचेज करने जाओगे तो क्या क्या पैरामीटर्स देखोगे, तो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इंडेक्स, फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट और डेंसिटी। अभी ये चीज होती क्या है, डेंसिटी तो अपने को पता होगा कि कितना उसका मास टू वॉल्यूम रेशियो कितना है। अभी फायर पॉइंट और फ्लैश पॉइंट ये दोनों समझने वाली चीजें, कि फायर पॉइंट होता है वो कैसा होता है, कोई भी ऐसा टेम्परेचर या पॉइंट जिसके ऊपर जाने पे वो उसमें से फायर सेल्फ इग्नाइट होता है, मतलब वो खुद ना खुद जलने लगता है, उसको बोलते हैं फ्लैश पॉइंट, सॉरी फायर पॉइंट। और फ्लैश पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे वो ना जल रहा है ना ही आग पकड़ रहा है, पर फिर भी उसमें से स्मोक आ रहा है। जैसे आपने ने देखा होगा कि गर्मी के सीजन में अगर हम लोग वुड को बाहर छोड़ दे ज्यादा देर के लिए, तो वो अगर ज्यादा हीट होगी या फिर कोई मिरर के नीचे रखा हुआ होगा जो रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को, तो वहां से फ्यूम्स निकलेंगे पर वो फायर नहीं पड़, जलता नहीं है, सिर्फ उसमें से स्मोक निकलते, तो वो जो पॉइंट होता है उसको हम लोग फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। तो ये था ल्यूब्रिकेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। अभी हम लोग देखेंगे बेरिंग्स के टर्म्स और बेरिंग्स में कैसे हम लोग उसको अप्लाई करते हैं या फिर बेरिंग्स के कैलकुलेशंस कैसे करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।